गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन, इसको हिंदी में गति भी कहते हैं। ये हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो ये एक नया टर्म है आपके लिए। तो जब आप इसको सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एग्जाम्पल्स कुछ दे सकते हैं मोशन के जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो? यस भैया। हाँ बताओ। जैसे कि कार चल रही है तो वो गति कर रही है, वो मोशन में है। और और पृथ्वी घूम रही है तो वो भी मोशन में है, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है। वेरी गुड। अंशु आप भी बताओ कुछ। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं अब। व्हाट इज मोशन? गति क्या है? तो उसमें जैसा आपको लिखा है कि गति जो है वो समय के अनुसार स्थिति में परिवर्तन को बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग समय पे अगर कोई वस्तु अलग अलग स्थान पे मिल रही है तो इसका मतलब वो मोशन कर रही है। जैसे ये पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये जो कार है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है। पहले वो एक पहले पेड़ के पास थी, फिर कुछ देर बाद दूसरे पेड़ के पास आ गई। तो इस तरह उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो गति कर रही है। दूसरे में ये सेना है, ये परेड कर रही है, तो इसकी भी गति में परिवर्तन हो रही है। पहले ये पीछे थी, फिर ये आगे आ जा रही, तो गति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तीसरे में ये आदमी ये आदमी खाना खा रहा है तो खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसके स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी मोशन का एक उदाहरण है। आप लोग कोई अन्य उदाहरण दे सकते हैं इस तरह का? हेलो गरिमा, यस भैया। कोई अन्य उदाहरण आप दे सकती हैं मोशन का? जैसा मैंने अभी 3 दिया है, तो आप कोई अन्य उदाहरण दे सकती हैं? भैया जैसे पंखा चल रहा है तो वो गति कर रहा है। हाँ गुड, सही है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो हमने अभी नियम पढ़ा कि गति जो होती है वो स्थिति में परिवर्तन को बोलते हैं, तो क्या ये हर जगह सत्य है? क्या लगता है आपको? हर स्थिति में ये सत्य है कि नहीं? भैया सही है। ये आपको, ये जो नियम है कि जो गति है वो समय के अनुसार परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को बोलते हैं, तो क्या ये हर स्थिति के लिए वैलिड है? हमेशा ये वैलिड है, सत्य है? हाँ ठीक है, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको लगेगा कि ये कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। तो कौन कौन स्टेशन पे गया है? ट्रेन में तो सभी लोग बैठे होंगे, है ना? यस भैया। हाँ भैया। ट्रेन पे बैठे में कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर 2 ट्रेन सामने खड़ी हैं, एक में पहले में आप बैठे हैं और दूसरी भी आपके बगल में खड़ी है, तो जब दूसरी वाली आगे चलती है तो आपको लगता है आपकी ट्रेन पीछे चल रही है, लेकिन वो आपकी ट्रेन चलती नहीं होती उस समय, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी ट्रेन पीछे की तरफ चल रही है। तो ये एक भ्रम है आपका, लेकिन फिर भी ये जो नियम है ये यहाँ पे लागू तो होता नहीं है। आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप मोशन में हैं। तो ये कहीं कहीं हमारा भ्रम भी हो जाता है। वैसे तो ये लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन कभी कभी हमारा भ्रम भी हो जाता है, जैसे इस केस में था कि बगल वाली ट्रेन आगे चल रही है तो आपको लगता है आपकी ट्रेन पीछे जा रही है, लेकिन वो असली में आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा रही है।
समझ में आया? यस भैया। हाँ हाँ भैया। ठीक है, तब अब अगले स्लाइड में चलते हैं। ये कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पे कमरे में पंखा लटका हुआ है, तो ये मोशन कर रहा है क्योंकि इसके ब्लेड्स मूव कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मोशन में है। और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ये तो पता ही होगा कि अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा भी करती है। ये भी एक मोशन का उदाहरण है। अब हम गति की दिशा को कैसे बताएंगे कि जो मोशन हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है? तो आप समझेंगे ये तो बहुत बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, जो सिंपली हम देख के बता सकते हैं ना कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये ट्रेन है, ये राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि ये राइट टू लेफ्ट जा रही है। अब यहाँ दूसरे पिक में देखते हैं, तो यहाँ पे हवा चल रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं अगर यहाँ पे कोई पेड़ ना हो, धूल ना हो, कोई अन्य वस्तु ना हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो हवा की दिशा है वो कौन सी है, किस तरफ है? अगर यहाँ पे पेड़ हटा दिया जाए, धूल हटा दिया जाए, सब कुछ हटा दिया जाए, बस हवा रहे, तो क्या आप बता सकते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं ना। तो कभी कभी बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारी चीजों की डायरेक्शन बताने के लिए हम सराउंडिंग की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम हवा की दिशा बताने के लिए हम पेड़ों की सहायता ले रहे हैं, वहां पे उड़ने वाले धूल की सहायता। जो पेड़ जिस तरफ मुड़ रहे हैं, धूल जिस तरफ उड़ रहा है, तो वो डायरेक्शन रहती है हमारे हवा की। ऐसे ही देख सकते हैं बादल, बादल जिस तरफ मूव करता है उस तरफ हवा हवा मूव करती है, तभी वो मूव कर पाते हैं। उसमें कुछ पहिया थोड़ी ना लगा रहता है, वो हवा की सहायता से ही मूव करते हैं। अब गति के प्रकार, ये तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ ही चुके होंगे। रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक। इसको रेक्टिलिनियर को सरल रैखिक गति बोलते हैं, मतलब कोई वस्तु अगर सीधे चल रही है तो उसको रैखिक गति बोलते हैं। वृत्तीय गति, ये तो पता ही होगा, सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर दे तो उसको वृत्तीय गति बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जैसे कि घड़ी हो गई, तो घड़ी की जो सुई होती है वो एक निश्चित अंतराल के बाद अपने स्थान पे फिर से आ जाती है ना, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एक इसमें और आता है ऑसिलेटरी मोशन, वो पीरियोडिक मोशन के अंदर ही आता है। जैसे कि आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है? यस भैया। हाँ, तो उसका जो पेंडुलम होता है ना, वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस भैया आ भैया। रही है। ठीक है, जो पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अब इसमें मैं एक में बता रहा हूँ, बाकी सब में आप बताएंगे कि किस तरह का मोशन हो रहा है। जैसे पहले वाले में एक तो उसका पहिया घूम रहा है साइकिल का, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया, और एक रेक्टिलिनियर है क्योंकि ये सीधे जा रहा है। तो आप दूसरे और तीसरे में बताएंगे कि किस तरह का मोशन है। भैया पीरियोडिक मोशन है। हाँ, इसमें पीरियोडिक मोशन भी है, क्योंकि ये पोजीशन बेसिकली ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये पेंडुलम की तरफ मूव नहीं कर रहा है, पेंडुलम भी तो ऐसे ही मूव करता है। और एक रेक्टिलिनियर भी है, नीचे की तरफ ये गिर रहा है सीधे, वो रेक्टिलिनियर भी हो गया। दो हो गए, तीसरे वाले में बताओ। भैया पीरियोडिक मोशन। हाँ, सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन ही होता है, क्योंकि वो भी बार बार अपने स्थान पे आता है फिर से। ये सर्कुलर मोशन है। ये देखो यहाँ पे हीरो बन रहा था, उड़ गया। तो फिजिक्स के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड यस में। भैया। यहाँ तक आ गया ना समझ में सबको? कोई डाउट? यस भैया। हाँ, बताओ क्या डाउट है?
नहीं डाउट है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पढ़ो, ऊपर चलती बस में बैठा व्यक्ति के लिए सड़क के किनारे के पेड़ पीछे की ओर चलते दिखाई देते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा हो तो उसको पेड़ जो है वो स्थिर दिखाई देते हैं। तो ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया है? यस भैया। जैसे ये कार हो गई और ये पेड़ हो गया, यस भैया। अगर ये कार आगे जाती है तो उसको लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। देखा है ऐसा कभी? यस भैया। यस भैया। और बगल में अगर कोई खड़ा है तो उसको पेड़ स्थिर दिखाई देता है रेस्ट पे। तो ऐसा इसलिए होता है, रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन बोलते हैं। कोई चीज आगे जाती है तो साइड वाली चीज उसको पीछे की तरफ दिखाई देती है। ये दोनों रिलेटिव मोशन के एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन, सूर्यास्त मतलब सनसेट सनराइज और चेंज इन ऋतु परिवर्तन में का कारण क्या है, पता है आपको? सीजन सीजन चेंज और हाँ सनसेट भैया। सनराइज का कारण क्या है? भैया सूर्यास्त जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। सही है, करेक्ट। यहाँ पे देखो, ये जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो इससे होता है डे एंड नाइट। जैसे ये सन सन मान लो इस तरफ है, आपको बना दूं, सन मान लो यहाँ पे सन है, तो सन की रेस इधर आएंगी ऐसे। तो जब ये यहाँ पे जो जो पार्ट होगा वहां पे डे हो जाएगा, तो जिसको अपोजिट साइड में है यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इधर नाइट हो जाएगा, इधर डे हो जाएगा। तो इसके रोटेशन से डे एंड नाइट होता है। और यहाँ पे सीजन चेंज जब ये रोटेट होता है तो अमाउंट ऑफ लाइट जो यहाँ पे जाती है वो वेरी करती है। तो अमाउंट ऑफ लाइट अगर वेरी कर रही है, इसका मतलब वहाँ पे सीजन चेंज होगा। अगर कम लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे ठंडी हो जाएगी, ज्यादा लाइट पड़ेगी तो गर्मी हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। समझ में आया? यस भैया। ठीक है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके घर की दीवार स्थिर है, चल रही है, क्या लगता है आपको? भैया स्थिर है। फिर से सोचो, बाकी सब भी बताओ, एक ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। हेलो? भैया स्थित ही है। स्थिर है, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अब ये तो पता ही होगा कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमती है। यस भैया। राइट? यस भैया। नहीं है ना? तो जो हमारा जो घर है वो किस पे है? पृथ्वी पर ही है। हाँ, हाँ। घर घर जो भैया आपका बना है वो पृथ्वी पर ही बना है ना? हाँ भैया। तो जब पृथ्वी मूव कर रही है तो आपका घर कैसे रुका हो सकता है? आपकी घर की दीवार कैसे रुकी हो सकती है? सोचो। तब तो हमारे घर की दीवार भी गति कर रही होगी। हाँ, तो आगे से अगर कोई पूछे कि दीवार रुकी है कि चल रही है, तो दीवार चल रही है क्योंकि पृथ्वी चल रहा है। और हर चीज यहाँ की पृथ्वी पर ही है, तो अगर पृथ्वी चल रहा है तो दीवार भी चलता है। ठीक है? भैया, बोलो। अगर हमारी घर की दीवार स्थिर नहीं है तो चल रही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बस में कभी बैठे हो? हेलो? क्या भैया? बस में कभी बैठे हो, बस में? हाँ भैया। हाँ, तो हाँ भैया। बस में जब बैठते हो तो
आपके बगल वाली जो सीट होती है वो आपको लगती है कि चल रही है? अगर बस नहीं चल भैया। रही, नहीं लगती ना। और अगर कोई बाहर से उसी सीट को देखे तो क्या लगेगा? बस भी चल रहा है, वो भी सीट सीट भी चल रहा है, हाँ लगेगा भैया। ना। तो अगर आप हाँ पृथ्वी के ऊपर ही हो, अगर पृथ्वी चल रही है तो इसका मतलब आप भी चल रहे हो। तो पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं रुकी हुई, तो वो आपको लगेंगी वो भी रुकी हुई है। जैसे कि बस में सीट हो गया, वैसे ही आपका पृथ्वी पे आपका दीवार हो गया। जो भी आपको यहाँ पे रुकी हुई चीजें लगती है वो सब। तो भैया इसका मतलब पृथ्वी पे जितनी चीजें सभी मोशन कर रही हैं। हाँ, ठीक है भैया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये हो गया चैप्टर कंटेंट, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि पाथ की लंबाई। जैसे कि कोई बोलता है कि मिर्जापुर से इलाहाबाद तक की डिस्टेंस बताओ, वो डिस्टेंस पूछता है, क्योंकि जो रोड होता है ना, पूछता है कि जो रोड है यहाँ से वहां तक की वो कितनी लंबी है, तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब हम उसको ओरिजिन भी बोलते हैं, जहाँ से हम किसी चीज को मापना शुरू करते हैं, नापना शुरू करते हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हम इलाहाबाद से मिर्जापुर की दूरी नाप रहे हैं, तो इलाहाबाद से अगर नापना शुरू करें तो इलाहाबाद हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, या फिर उसको ओरिजिन भी बोलते हैं। समझा? यस भैया। ठीक है। अब अगला है स्पीड। स्पीड को चाल भी बोलते हैं, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। स्पीड होता है, क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, तो इसको बोलते हैं स्पीड। वेक्टर्स, हम ये आपके लिए नया होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। दो होते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर। बेसिकली जो स्केलर होता है उसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और वेक्टर के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट अगला है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब सबसे छोटी दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि हवाई जहाज चलती है तो वो थोड़ी ना, जैसे रोड होता है, रोड तो मुड़ा हुआ होता है, लेकिन हवाई जहाज जो होती है वो तो सीधे जा सकती है, क्योंकि ऊपर उतनी बिल्डिंग्स नहीं होती, तो वो सीधे जा सकता है। तो जो हवाई जहाज होता है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ना कि डिस्टेंस। जो कार बस ये सब होती है डिस्टेंस कवर करती है। और जो हवाई जहाज होती है या फिर हेलीकॉप्टर होता है, रॉकेट होता है, वो सब डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। हेलो, आवाज आ रही है? यस भैया आ रही है। आ रही है भैया। ठीक है। अब अगला है वेलोसिटी। जैसे स्पीड होता है ना, वैसे ही वेलोसिटी भी होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको बोल सकते हैं जो कार बस ये ट्रेन ये सब जो रोड पे चलने वाली चीजें हैं, वो दूरी कवर करने में कितना टाइम ले रही हैं। और ये वेलोसिटी को बोल सकते हैं जो ऊपर उड़ने वाली चीजें हैं। ये मतलब हर जगह, वैसे मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, नीचे के लिए भी हो सकता है। तो वेलोसिटी को वो समझ सकते हैं कि जैसे कार या फिर हवाई जहाज ये सब है, तो वो जब उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो वो कितना टाइम ले रही है, तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे हम आगे इसी चैप्टर में। वो उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे आपने बाइक में देखा होगा कि एक्सेलरेटर होता है एक, तो उसको जब घुमाने पे स्पीड बढ़ती है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको कि वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है, पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, कितने टाइम में चेंज हुई, ये सब होता है एक्सेलरेशन में। डिस्टेंस तो बोल लिया, टाइम पता ही है, एक्सेलरेशन भी पता है। फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब
जैसे ऊपर से किसी चीज को छोड़ दिया जाए, ऊपर मतलब 2 मंजिले बिल्डिंग है कोई, तो वहां से कुछ पत्थर छोड़ दे तो वो फ्री फॉल होता है। और ऊपर से फेंकना अलग होता है, ऊपर से छोड़ देना वो दोनों अलग होता है। जब छोड़ते हैं ऊपर से तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं, तो फेंकते हैं तो वो अलग होता है। एयर रेजिस्टेंस, जैसे कि हम साइकिल वाइकिल चलाते हैं कभी, तो जब चलाते हैं आगे की तरफ तो पीछे की तरफ हमको धक्का लगता है हवा का, उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मास और वेट में क्या डिफरेंस है बता सकता है कोई? हाँ ना, बोलो कुछ, अगर बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे बता दो। हेलो, आवाज आ रही है? भैया मास मतलब भैया द्रव्यमान और वेट मतलब भार। हाँ ठीक है। जो मास होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है, जितना मास है उतना ही होता है। और ये वेट जो होता है ना, वो मास इंटू होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा अर्थ होता है ना, वो भी किसी चीज को खींचता है नीचे की तरफ, तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, तो 10 होती है। तो ये जो वेट होता है ना, मास इंटू एक्सलेरेशन होता है, तो मास में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो वेट मिल जाता है हमको, यही डिफरेंस होता है। मास, जैसे कि कोई भी पत्थर है या फिर कोई भी चीज है, तो उसको हम चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वहां पे उसका मास वही रहेगा, लेकिन उसका वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। तो उसको 10 से नहीं, 10/4 से गुणा करना पड़ता है, वहां पे चौथाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस भैया। ठीक है, इस चैप्टर में हम और पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। हमने एग्जाम्पल वगैरह देखा ही स्टार्टिंग में, सीधा झूला। ठीक है, वृत्तीय गति वही होता है। हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति के अंदर ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, वो कैसे मूव करती हैं। ठीक है, तो इतना ही है अपने नाइन्थ में इस चैप्टर में, मोशन वाले में बस इतना पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़े? यस भैया। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है हमने पहले ही बता दिया, लेंथ ऑफ पाथ। जैसे कि आप जा रहे हैं दिल्ली से कन्याकुमारी तक, तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक जो रोड है तो स्टडी मेडी होगी, तो इस रोड का लेंथ कितना है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। एसआई यूनिट पता है आपको क्या होता है? एसआई क्या होता है? यस। क्या होता है? स्टैंड यूनिट। हाँ बोलो, कोई और बोल रहा था कुछ। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो वो यूनिट होता है जो पूरे विश्व में एक जैसा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहले हम अपने हाथ से ही नाप लेते थे, 1 अंगुली 2 अंगुली इस तरह से उंगलियां से नापते थे ना। तो वैसे तो जैसे छोटा बच्चा है वो नापेगा तो उसका हाथ छोटा होता है, तो जो बड़ा आदमी है वो नापेगा तो उसका हाथ बड़ा होता है। तो इस तरह से दोनों के नापने में कुछ गलतियां होंगी ना, छोटा वाला जो नापेगा वो कम होगा, बड़ा वाला जो नापेगा वो बड़ा होगा, तो इससे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल पाती थी। तो ये बना गया ऐसा यूनिट, ये फिक्स होता है पूरे पूरे यहाँ पे विश्व में, ये फिक्स है कि 1 मीटर कितना होता है, वो फिक्स है, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी गाड़ियाँ गाड़ियाँ होती है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ओडोमीटर, जो नापता है कि
वो गाड़ी जब चली तो कितना डिस्टेंस कवर की। तो कुछ इस तरह का होता है ओडोमीटर। ये है आपका ओडोमीटर। तो यहाँ पे ये जो लाल वाला चीज, लाल वाला पार्ट है ना, वो मीटर बताता है कितने मीटर हुए। ठीक है, जब ये 999 मीटर हो जाता है तो एक 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ये बताइए ना। यस भैया। तो जब यहाँ Yes, भैया। 999 हो जाता है ना, तो उसके बाद ये 000 हो जाता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाता है। ये जो लाल वाला है ना, ये मीटर दिखाता है कितने मीटर चली, और ये वाला जो है सफेद वाला, ये दिखाता है कि कितने किलोमीटर चली। तो जब यहाँ 999 मीटर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाता है, यहाँ पे 000 हो जाता है। फिर ये 000 से फिर 999 तक पहुंचता है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरह से ये बताता है। इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ से नापना शुरू करते हैं, पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग, जहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं या फिर मेजर करना शुरू करते हैं क्वांटिटीज को, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। इस चैप्टर में हम रेफरेंस पॉइंट में पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इस जगह यूज करेंगे, इन जगहों पे यूज करेंगे रेफरेंस पॉइंट को। रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो स्टेशनरी होना चाहिए। कोई बता सकता है क्यों? चलो मैं ही बताता हूँ। आप लोग समोसा खाने तो गए ही होंगे, अधिकतर घर पे तो बनाते नहीं है, बाहर ही खाते होंगे, कहें कि नहीं? यस भैया। सोच रहे होंगे ये समोसा कहाँ से आ गया बीच में। तो इसका भी है, एग्जाम्पल है एक। तो समोसा खाने गए आप, तो आपकी मम्मी का फोन आ गया। तो मम्मी ने बोला कि कहाँ हो बेटा, तो आप बता रहे हैं कि एक बस जा रही है सफेद कलर की, उसके पीछे हूँ मैं। तो क्या मम्मी को पता चल पाएगा कि आप कहाँ हो? बताओ। ना भैया। नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनको यही पता है कि बस कहाँ है। बस तो चल रही है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। बस रुकी हुई तो है नहीं, वो तो चल रही है। ये बस के पीछे आप दौड़ रहे हो, मम्मी को पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ हो। तो ये जो है वो स्टेशनरी होना चाहिए। आप अगर आप ये बताएंगे कि इस समोसे वाले की दुकान पर हूँ, तब उनको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये स्टेशनरी होना चाहिए। अब चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ओडोमीटर पढ़ा दिया आपको। जो शुरुआती रीडिंग है ओडोमीटर की, वो 120 किलोमीटर है। मतलब जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, तब वो ओडोमीटर 120 किलोमीटर दिखा रहा था। और जब वहां पे पहुंची, मिर्जापुर से प्रयागराज जा रही है ना, तो जब प्रयागराज पहुंची तो वो 250 किलोमीटर दिखा रही थी। तो बताना है हमको कि कितना डिस्टेंस कवर की। हाँ, सुशांत का आंसर सही है। बाकी सब भी बता दो, बोल के ही बता दो। भैया 370 किमी। गलत। भैया 130। इस तरह से होगा ना। भैया माइनस होगा। हाँ, ये जो फाइनल हो गई, उसमें से इनिशियल वाला माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 130। ठीक है, सबको क्लियर है? यस भैया। यस भैया। चलो अब आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास होगी अभी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वो सब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलो बाय।